इंडिया और अमेरिका दोनों ही जगह यूरोपियंस ने अपने पहले ट्रेडिंग पोस्ट एक ही टाइम पर शुरू किए थे, इन द अर्ली 17th सेंचुरी। अगले 250 साल के अंदर इंडिया भूख और गरीबी से झुलस रहा था और अमेरिका एक नया इंडिया बन चुका था, अ ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। सेम कॉलोनाइजर, सिमिलर टाइमलाइन, लेकिन दोनों कंट्रीज का फेट 180 डिग्रीज अपार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे, जो आज के करंट वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको पहले ये दिखाता हूं फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कि जब पहले यूरोपियन कॉलोनिस्ट आए थे तो उनको इंडिया और यूएस में क्या मिला था। इंडिया वॉज रूल्ड बाय द फॉरेन मुगल इन्वेडर्स। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रही थी और एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। इंडिया का एक वेल ऑयल्ड मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सिस्टम था। बाय एंड लार्ज इंडियंस का एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड था। अब इन्हीं पैरामीटर्स में एक बार नॉर्थ अमेरिका को भी मेजर करते हैं। नॉर्थ अमेरिका एक सिंगल यूनिट नहीं था, बल्कि काफी सारी ट्राइब्स का असिमिलेशन था। ये ट्राइब्स अपने छोटे छोटे एरियाज में रहती थी। नॉर्थ अमेरिका एक इकोनॉमी नहीं था, बल्कि इन ट्राइब्स का अपने लिए सबसिस्टेंस था। गुजर और बसर, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, ये सारा काम ये ट्राइब्स किया करते थे। मैंने एक दूसरे वीडियो में ये एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया है कैसे ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को फिनिश कर दिया और इंडियन लाइफस्टाइल को डैमेज कर दिया। शुरुआत में गोइंग इनटू अमेरिका यूरोपियंस के लिए किसी ऐसे होटल में चेक इन करना था जिसमें ना रूम में पंखा है, ना पानी है, ना टाल है, ना बेड है, और अगर बाहर जाके देखेंगे तो रिसेप्शन भी नहीं है। अब तो वहां पे लाइफ इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, इसीलिए मिलियंस ऑफ यूरोपियंस डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन, हंगर एंड डिजीजेस। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब लाइफ इतनी डिफिकल्ट थी तो वहां गए ही क्यों, तो उसका रीजन अकेला ट्रेड और प्रॉफिट्स नहीं था। उसका एक काफी बड़ा रीजन ये भी था कि काफी सारे यूरोपियंस को उनके देश में ही रिलीजियसली परसिक्यूट किया जा सकता था, एंड दैट इज वाई उस सेंटेंस और उस सजा से बचने के लिए वो लोग नई टेरिटरीज की तरफ भागे। इनिशियल ईयर्स यूरोपियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन थोड़े दिन लगाने के बाद यूरोपियंस के पास काफी ज्यादा लैंड और प्रॉपर्टीज बनने लगी, जिसके लिए उन्होंने काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पे काम किया। जो यूरोपियन पावर्स अमेरिका में कॉलोनाइज कर रही थी, इनके अमेरिकन नेटिव से तो झगड़े ज्यादा बड़े नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के बॉर्डर्स एक्सपैंड कर रहे थे तो इन पावर्स में आपस में झगड़े शुरू हो गए, और ये सबसे सिग्निफिकेंट झगड़े होते थे बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। नाउ द प्रॉब्लम विद फ्रेंच वाज उन्होंने अपनी ज्यादा आर्मी अमेरिका में कमिट नहीं कर रखी थी, और ब्रिटेन फ्रेंच को 20:1 रेशियो से आउट नंबर करता था। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि ब्रिटेन ने फ्रेंच को एग्जाइल कर दिया और उनके लैंड्स को एनेक्स कर दिया। सो फ्रेंच इसेंशियली अब एग्जाइल हो गए थे टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ कनाडा। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑल दो काफी ज्यादा मुनाफा दे रहा था बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वर्किंग वेरी वेल, लेकिन ओवरऑल इंपीरियलिज्म एक बहुत ही खर्चीला प्रोसेस था और ब्रिटिश नागरिकों पे इसका इफेक्ट आता था इन टर्म्स ऑफ हाई टैक्सेशन। सो ब्रिटेन में धीरे धीरे ये उबाल आने लगा कि हमें कॉलोनीज को फंड नहीं करना चाहिए, और आइडियली कॉलोनीज सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द फंड्स दे जनरेट। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए जिसमें यह कहा गया कि जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उनको फंड नहीं किया जाएगा एंड दे शुड फंड देमसेल्व्स, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने टेरिटरी पे टैक्सेशन थोड़ा बढ़ा दिया। कभी कभी वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे बिटवीन ब्रिटिश एंड नेटिव अमेरिकन, लेकिन जब टैक्सेस बढ़ गए तो अमेरिकन को थोड़ी ज्यादा परेशानी हो गई, और इसी मौके का फायदा फ्रेंच ने उठाया। फ्रेंच ने धीरे धीरे उन लोगों को यूनाइट करना शुरू किया और प्रोवोक करना शुरू किया टू स्टार्ट अ म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ट्राइब्स जब धीरे धीरे आपस में एक साथ संगठित होने लगी तो उनका लीडरशिप शुरू किया जॉर्ज वॉशिंगटन ने। ये वही जॉर्ज वॉशिंगटन है जो आगे चल के यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और जब ब्रिटिश पे रिसोर्सेज की कमी होने लगी और फंड्स की भी कमी होने लगी तो ब्रिटिश ने फाइनली अमेरिका से निकलने में ही बेहतरी समझी। सो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन शुरू होने के लगभग 150 साल के बाद अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया 1776 में। लेकिन अमेरिका की सूरत जो आप आज जानते हैं, अमेरिका हमेशा से वैसा नहीं था। इंडिपेंडेंट अमेरिका आज के अमेरिका से लगभग 1/5 था साइज में। दैट इज बिकॉज जो इनिशियल 13 कॉलोनीज थी ग्रेट ब्रिटेन की, वही कहलाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अब आइए समझते हैं कि अमेरिका ने धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट कैसे किया। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना तो वो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी। वहाँ का ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक बेसिक इंफ्रा ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। ये जो ब्रिटिश की जाने की टाइमिंग थी, ये अमेरिका के लिए बहुत ही फॉर्चुनेट साबित हुई। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया था और अब ये स्पेस काफी क्राउडेड होने लगी थी। काफी यूरोपियंस ने अमेरिका में मूव होकर बिजनेस शुरू किए। इनमें सबसे मेन रहे सैम्यूल स्लेटर, जिनको अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका का पहला टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। इंडिपेंडेंस के 15 साल के अंदर ही एक फ्रेंच बहुत बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मूव हुई। उस फैमिली का नाम था डूपॉन्ट। और फिर अमेरिका में केमिकल्स और गन पाउडर का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो गया। अमेरिका का एरिया बहुत ही वास्ट था और बहुत ही ह्यूज था और वहाँ पे अनगिनत नेचुरल रिसोर्सेज थे। लेकिन क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड थी, तो उनको टैप करना बहुत ही मुश्किल था। ऑल्दो अमेरिका फ्लरिश करना शुरू हो गया था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी और इस चैलेंज की वजह से अमेरिका में एक इनोवेशन और इन्वेंशन का जोर शुरू हो गया। इस इनोवेशन और इन्वेंशन के दौर में सबसे पहला आविष्कार हुआ स्टीम बोट का। स्टीम बोट के पास एक जबरदस्त कैपेबिलिटी थी टाइम को बहुत शॉर्टन कर देने की। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम आई कि स्टीम बोट्स या तो सिर्फ समुद्र में चल सकते थे या फिर नदियों में, यानी कि बहुत ही लिमिटेड एरिया में ट्रांसपोर्ट का और स्टीम बोट का फायदा हो सकता था। अभी भी मोस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका वाज अनटच्ड। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने वाटरवेज पे काम करना शुरू किया। काफी सारे कैनाल्स को फंड्स ग्रांट किए गए। पहला कैनाल जो बना वो बना हडसन रिवर पर न्यूयॉर्क सिटी में, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी को एक अमेरिकन ट्रेड हब का दर्जा मिलने लगा और बहुत ज्यादा लोग न्यूयॉर्क की तरफ मूव हो गए। जो पहला कैनाल बना था उसकी लेंथ थी लगभग 350 किलोमीटर, लेकिन ट्रांसपोर्ट का टाइम 95% कम हो गया। तो जैसे ही ये न्यूयॉर्क वाला कैनाल बहुत सक्सेसफुल हुआ, अमेरिका में वाटरवेज और कैनाल्स की बाढ़ ही आ गई और पूरे अमेरिका में कैनाल्स के प्रोजेक्ट्स फंड हो गए। इसी दौरान अमेरिका का पहला बैंक भी बन चुका था और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स और मर्चेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग पॉलिसी निकाली, जिससे इन लोगों को आसान दरों पे पैसा मिलना शुरू हो गया। इससे मैन्युफैक्चरर्स और एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में एकदम से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। सन 1798 में अमेरिका ने कॉटन इंजन का आविष्कार किया। कॉटन इंजन कॉटन से कॉटन सीड्स को अलग करता था और उसके लगभग 20 साल बाद अमेरिका ने पहली लेथ मशीन बनाई, जिससे असेंबली लाइंस का नया दौर शुरू हो गया। अपने गोइंग अवे एड्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बहुत ही मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था, अमेरिका विल नॉट हैव एनी परमानेंट अलायंसेस एंड विल कीप अवे फ्रॉम कॉन्टिनेंटल पावर्स। यंग अमेरिका ने अपने अगले 100 साल तक इस बात को बिल्कुल गांठ ही बांध लिया और इस पर ही ऑपरेट किया। 1820s और 1830s में अमेरिका में ब्रिटिश इंटरफेरेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। इससे बचने के लिए अमेरिका ने अपने यहाँ नॉन इम्पोर्ट एक्ट बना दिया। इस एक्ट के बाद काफी सारे ब्रिटिश इंपोर्ट्स पे बहुत हाई टैरिफ्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिकन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक काफी मेजर पुश मिला। इन डेवलपमेंट्स के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने और काफी बोल्ड स्टेप्स लिए। फ्रेंच, स्पेनिश और रशियंस अभी भी काफी सिग्निफिकेंट अमेरिकन टेरिटरी होल्ड करते थे। अमेरिका पे एक रास्ता था, उनके साथ लड़ाई करना और उनको एक्सपेल करना। लेकिन अमेरिका ने बहुत ही होशियारी से लड़ाई करने से बेहतर समझा ट्रेड करना और उन्होंने तीनों देशों को उनकी टेरिटरी खरीदने का ऑफर दिया। रशिया और फ्रांस इजीली मान गए, तो अमेरिका ने रशिया से अलास्का और फ्रांस से लुजियाना खरीद लिया। स्पेन तैयार नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली अमेरिका को स्पेन से वॉर करना पड़ा और अपनी टेरिटरी उससे अनेक्स कर ली गई। ये जो टेरिटरी एक्विजिशन का मास्टर स्ट्रोक था, इसके बाद तो अमेरिका अनस्टॉपेबल ही हो गया। अमेरिका के पास अभूतपूर्व नेचुरल रिसोर्सेज हो गए थे। वुड और टिम्बर अमेरिका का अब एक मेजर एक्सपोर्ट हो गया था। अमेरिका कोल प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन में वर्ल्ड में हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर हो चुका था। रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था। अब अमेरिका का समय आ गया था और उसको कोई भी नहीं रोक सकता था। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कैसे अमेरिका और इंडिया दोनों को एक ही कॉलोनियल पावर ब्रिटेन ने रूल किया, लेकिन दोनों का हश्र अलग अलग हुआ।
अब आइए समझते हैं कि इंडिया में जो इंपीरियलिज्म हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका के इंपीरियलिज्म जैसे क्यों नहीं हुए और ये दोनों क्यों अलग रहे। ब्रिटेन ने इंडिया में सारे पॉलिसीज और सिस्टम्स को पहले बिगाड़ा और तोड़ा और उसके बाद नए सिस्टम्स और पॉलिसीज बनाए अपने फायदे और बेनिफिट्स के लिए। अमेरिका में ब्रिटेन को पहले से कोई भी क्रिएटेड इंफ्रा नहीं मिला था, तो वहां पे सर्वाइवल भी एक पॉइंट था। इसलिए ब्रिटेन ने वहां जो भी सिस्टम्स और पॉलिसीज बनाई उसमें ट्रेड के साथ साथ सर्वाइवल भी जुड़ा हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब अपने चरम पर आ चुका था उस समय ब्रिटेन के पास सिर्फ इंडियन कॉलोनी ही बची थी, तो उसने इंडियन कॉलोनी को खूब सारा प्लंडर किया और सारी तहस नहस कर दी। अमेरिका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ब्रिटेन के आतंक से बच गया और इनफैक्ट वो यूरोप की सीढ़ी लेकर ही ऊपर चढ़ा। ब्रिटिश को इंडिया में किसी और यूरोपियन पावर से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, ना तो फ्रेंच से ना पोर्चुगीज से। अमेरिका में फ्रेंच ने ब्रिटिश को काफी हर्ट किया। मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका का इस सिचुएशन को हैंडल करना ज्यादा इंटेलिजेंट था। लेट्स जस्ट से इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, और इंडिया को जो इंडिपेंडेंस दिलाई गई है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना खून और पसीना बहाया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल कम बैक टू यू विथ सम मोर मीनिंगफुल कंटेंट। टिल देन, गुड डे, गुड लक।